नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका वीकली करंट अफेयर्स को, जो आपका 14 जून से लेकर 20 जून तक का है। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। पहले उससे रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल का जो मैंने लिंक शेयर किया है, आपका बोल सकते हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपके ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। पहली न्यूज़ लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने सत्या नडेला। तो सत्या नडेला आप जानते हैं कि भारतीय मूल के हैं। तो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष चेयरमैन नामित किया है। सत्या नडेला को 2014 में माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ नियुक्त किया गया था। उन्होंने स्टीव बॉलवर से सीईओ का पद संभाला था। आपको बता दें कि सत्या नडेला ने लिंक्डइन और जेनीमैक्स जैसे अरबों डॉलर के अधिग्रहण सहित माइक्रोसॉफ्ट के कारोबार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले जॉन थॉमसन माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष थे। उन्होंने बिल गेट्स से अध्यक्ष का पद संभाला था। बिल गेट्स ने अध्यक्ष पद छोड़ा था ताकि वह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के परोपकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। यह दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम और एप्लीकेशन का अग्रणी डेवलपर है। इसका कॉर्पोरेट मुख्यालय वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में अवस्थित है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूं तो ये फाउंड हुआ था आपका 4 अप्रैल 1975 को। ये आपने याद रखना है। न्यू मैक्सिको जो प्रांत है एक किसका, यूनाइटेड स्टेट्स का। और उसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा रेडमंड वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके फाउंडर थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये आपने याद रखना है। और इसके सीईओ आपके कौन है, सत्या नडेला है। और ये आप चेयरमैन भी आपके, तो पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है ना, सत्या नडेला, क्योंकि भारतीय मूल के हैं भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज लिखिए भारत में ग्रीन फंगस का पहला मामला। पहले आया आपका कौन सा, पहला आया आपका ब्लैक फंगस जिसे म्यूकोरमाइकोसिस बोलते थे। उसके बाद आपका देखने को मिला तो वाइट फंगस आया था ना, फिर वाइट फंगस के बाद येलो फंगस देखने को मिला। अब ये नया आ गया कौन सा, ग्रीन फंगस। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है भारत में ग्रीन फंगस संक्रमण का पहला मामला सामने आया। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड-19 संक्रमण से उभर चुके एक 34 वर्षीय व्यक्ति में ग्रीन फंगस संक्रमण का पता चला है। जिला स्वास्थ्य सांख्यिकी प्रबंधक के अनुसार भारत में इस तरह की बीमारी का यह पहला मामला होने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत में अब तक ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के बाद पाया जाने वाला यह 14 फंगस है। क्या है ग्रीन फंगस, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसे बोलते हैं एपरग्लॉसिस, जिसे आमतौर पर ग्रीन फंगस कहा जाता है। नाम याद कर लेना। एपरग्लस के कारण होने वाला एक कवक संक्रमण है, मतलब फंगस से फैलता है। एपरग्लस एक सामान्य फफूंद है जो आमतौर पर घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पाई जाती है। और अधिकांश रूप से स्वस्थ लोगों के भीतर भी ये एपरग्लस बीजाणु प्रवेश कर सकते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को इससे प्रभावित होने का अधिक खतरा होता है। इससे लक्षणों में कफ, बुखार, सांस लेने में परेशानी और सर दर्द इत्यादि देखने को मिलता है। एस्परगिलस के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में एलर्जी, फेफड़ों तथा अन्य अंगों में संक्रमण शामिल है। एस्परगिलस की 180 प्रजातियों में से केवल 40 प्रजातियां ही मानव में संक्रमण पैदा करने के लिए जानी जाती हैं। आप जानते हैं ना कि मैंने बताया था जब लेक्चर ले रहा था मैं किसका, बायोलॉजी का, तो मैंने बताया था जो आपके किस में आते हैं, जो फंगस आती है वो किस में आती है, आपके सैप्रोफाइट्स में आती है। आती कि नहीं आती। एक तो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक आपके क्या होते हैं, आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स में किस कैटेगरी में फॉल करते हैं आपके फंगस, तो फंगस आपके फॉल करती है किस में, सैप्रोफाइट्स में, ठीक है ना। अच्छा आगे लिखा आदि प्रशिक्षण पोर्टल की हुई शुरुआत। तो जनजातीय मामलों के मंत्री अभी कौन है आपके, जो आपके ट्राइबल्स अफेयर से रिलेटेड अर्जुन मुंडा है। ये खुंटी झारखंड से आते हैं, आपके लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के, ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी प्रदान करना है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंचने की एक पहल है। इसका मकसद आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और लाभों तक पहुंच प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण संस्थानों, संगठनों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षकों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। श्री मुंडा ने आदिवासी समुदायों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया है। इसके लिए जनजातीय समुदायों और विभिन्न हितधारकों के व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी। इसी कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जनजाति पंचायती राज संस्थानों के मास्टर प्रशिक्षणों के लिए 3 दिवसीय ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने की बात कही जा रही है। या STPRI सदस्यों के ज्ञान आधार को बढ़ाने और आदिवासी समुदाय के विकास को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। आगे लिखा हुआ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार, ग्राम पंचायतों के वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका और युवाओं के कौशल में सुधार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे विषयों को कवर करेगा।
नेक्स्ट न्यूज़ आती है, तमिलनाडु में कुरुवई खेती सब्सिडी योजना लागू हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन आप जानते हैं, ये आपके डीएमके पार्टी से आते हैं, ने कुरुवई खेती को सुविधाजनक बनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की। अगर पूछा जा सकता है पेपर में कि कुरुवई खेती का संबंध कहाँ से या किस राज्य से, तो याद रखना तमिलनाडु से। इस योजना का उद्देश्य कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरुवई खेती में शामिल किसानों को उपकरण आदि संबंधी सब्सिडी प्रदान करना है। इसके लिए कृषि विभाग को धान के बीज, कृत्रिम और जैव उर्वरक तथा अन्य उपकरणों आदि की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 61.09 करोड़ की लागत से शुरू की जाने वाली इस योजना के क्षेत्र में 2.07 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की संभावना है। इसके लिए कृषि विभाग को धान के बीज, ये तो पढ़ लिया ना मैंने। अच्छा, आगे लिखा, इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ निर्धारित किए गए, जबकि शेष 11.09 करोड़ पानी के प्रभावी उपयोग पर खर्च किए जाएंगे। यह योजना राज्य के तंजावुर, नागपट्टनम, मयिलादुथुराई, तिरुवल्लुर जिलों में पूरी तरह से, जबकि कुड्डालोर, अरियालूर और तिरुचि जिलों में आंशिक रूप से लागू की जाएगी। तमिल भाषा में कुरुवई का अर्थ होता है अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म। इसके तहत कावेरी डेल्टा में अल्पकालिक फसलें उगाई जाती हैं। इसकी बुआई की अवधि जून जुलाई और कम अवधि में वाली फसलें इसमें बोई जाती हैं। आमतौर पर डेल्टा जिलों में लगभग 3.2 लाख एकड़ में कुरुवई खेती की जाती है। तो ये आपका कौन सा, तमिलनाडु। इसकी बॉर्डर जो लगती है वो लगती है आपके आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरला से, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे कई सारी हिल्स हैं आपकी, जैसे चित्तारी हिल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपकी गिंजी हिल्स हो गई, जवादी हिल्स हो गई, ये आप याद कर लीजिए। कुछ आपकी रिवर्स होती है, जैसे पोन्नियार हो गई, चैयार हो गई, पलार हो गई, यहाँ की प्रमुख क्या बोल सकते हैं आपकी नदियाँ हैं। जबकि यहाँ पे पुझाल लेक हो गई, पलहार लेक हो गई, तो और मुखुर्ती लेक हो गई, ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स भी आपको देखने को मिलेगा, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में और केरला के बीच में, बिल्कुल देखो कर्नाटक, केरला और आपका तमिलनाडु के बीच में लगती है नीलगिरी हिल्स। यहीं पे आपको कुंडा हिल देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आप नीचे की तरफ जाएंगे, अनामलाई हिल्स हो गई, यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे कम्बम वैली हो गई, अपर वैगल वैली हो गई, पल्लानी हिल्स हो गई। नीचे की तरफ जाएंगे तो कोडियार लेक आपको देखने को मिलेगी, अगस्त्यामलाई आपको चोटी देखने को मिलेगी। और यहीं पर आपका क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और यहाँ पे पाक स्ट्रीट है। कई बार पूछा जाता है पाक स्ट्रीट किन दो देशों के मध्य, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आपका कौन सा आ जाता है, ये आंध्र प्रदेश, ये वाला जो है कर्नाटक, और ये नीचे वाला कौन सा, केरला। अच्छा, फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को आपका ये क्या बना था, राज्य बना था भाषाई आधार पर। इसमें जो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 38 है अभी। और अगर देखेंगे तो गवर्नर अभी कौन है, बनवारीलाल पुरोहित है, और चीफ मिनिस्टर है आपके कौन, M.K. स्टालिन, डीएमके से आते हैं। और लेजिस्लेचर अगर यहाँ पर देखा जाएगा यूनिकैमरल है, मतलब यहाँ पर केवल क्या आपके क्या लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, 234 सीट से। पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा की 39 सीटें आपकी और राज्यसभा से 18 सीटें आती हैं। यहाँ का हाईकोर्ट आपको मद्रास में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर यहाँ के सिंबल्स की बात करें, नेशनल सिंबल्स की बात, आपका स्टेट सिंबल्स की बात करें, तो एम्बलम इनका है, एम्बलम ऑफ द तमिलनाडु जो है सिरुवल्ली पुथूर अंडाल टेम्पल। सॉन्ग अगर बोलेंगे, इनक्यूबेशन ऑफ द गॉड इज तमिल। डांस की अगर बात करेंगे तो भरतनाट्यम है, ये आपका जानते हैं शास्त्रीय नृत्य भी है। मैमल की बात करेंगे तो वो आपका कौन सा, नीलगिरी थार है। बर्ड की अगर बात करेंगे, एमराल्ड डोव है। बटरफ्लाई की बात करेंगे तो तमिल यौवन है। फ्लावर की बात करेंगे, ग्लॉसरेला लिली है। फ्रूट्स की बात करें, जैक फ्रूट है और मैंगो, दोनों यहाँ के क्या राष्ट्रीय आपके फल है। ट्री की बात करेंगे, पाम ट्री है। स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो कबड्डी है। नेक्स्ट चलते हैं, गूगल पे ने किया कार्ड टोकनाइजेशन फीचर का विस्तार। तो लिखा हुआ, गूगल पे ने कुछ और नए बैंकों के साथ मिलकर अपने कार्ड टोकनाइजेशन फीचर्स का विस्तार करने की घोषणा की है। कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ता को एक सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने देती है, जो उनके फ़ोन से जुड़ा होता है। सरल शब्दों में कहें तो यूजर्स को अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाता है। इसके लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को भौतिक रूप से साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में इस सुविधा का लाभ लगभग 2.5 मिलियन, लगभग 25 लाख जिसे बोला जाएगा, वीजा मर्चेंट लोकेशंस पर किया जाएगा। जो आपके कार्ड्स होते हैं ना, खासकर डेबिट या जो आपके क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वो अलग अलग कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है, बैंक नहीं बनाती। जैसे आपको वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, मैस्ट्रो हो गया आपका, और इंडिया का भी आपका, ठीक है ना। इंडिया का अपना कार्ड का नाम क्या है यार, अरे इंडिया का कैसा नाम भूल गया यार। इंडिया का क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड में कौन सा नाम है, ओहो, एक तो वीज़ा है, एक आपका मास्टर कार्ड है, ठीक है ना, और एक माइस्ट्रो है। इंडिया का भी तो था अपना, क्या था यार नाम, ये भगवान कैसे भूल गया।
रुपए रुपए आ गया यार, रुपए कार्ड, ठीक है ना, भारत का अपना है। अच्छा, 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख से अधिक भारत QR जिसे बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स सक्षम व्यापारियों को स्कैन करने और भुगतान करने में मदद करेगा। गूगल पे ने इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन की सुविधा शुरू की थी। इसने अब SBI, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड और इंडसइंड बैंक और HSBC इंडिया के क्रेडिट कार्ड को अपनी स्लैट में जोड़ लिया है। यह फीचर ऑनलाइन व्यापारियों के साथ भी वर्क करता है। टोकन फीचर्स यूजर्स को मौजूदा समय में सिक्योर और सेफ लेन देन करने और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मर्चेंट ट्रांजैक्शन का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपको बता दें कि यह सुविधा नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC सक्षम डिवाइस या फ़ोन वाले उपयोगकर्ताओं को संपर्क रहित भुगतान करने देती है। गूगल की अगर मैं बात करूं, गूगल फाउंड हुआ था आपका 4 सितंबर 1998 को, और इसका जो आपका फाउंडेशन था ये हुआ था मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी है वो अल्फ़ाबेट है, और इसका जो हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में देखने मिला। फाउंडर जो है लैरी पेज और सर्जे ब्रिन है। इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्या है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी? गैस्ट्रोनॉमी का संबंध होता है किससे? भोजन की कला, आर्ट ऑफ फूड। ये याद रखना है, गैस्ट्रोनॉमी का भी पूछा जाता है ना, तो भोजन की कला, आर्ट ऑफ फूड। तो लिखा हर साल 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला भी कहते हैं, पूछा जा सकता है पेपर में। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र के लिए खाना पकाने की शैली का भी उल्लेख करता है। दूसरे शब्दों में गैस्ट्रोनॉमी अक्सर स्थानीय भोजन और व्यंजनों को संदर्भित करता है। यह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का विचार यह है कि हम कृषि, मछली पकड़ने या भोजन तैयार करने जैसे कार्यों को इस तरह से करें जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और हमारे पर्यावरणीय और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे बिना भविष्य में इनका उपयोग जारी किया जा सके। कौन कौन से आते हैं भाई इससे रिलेटेड आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो सेकंड आता है जीरो हंगर, पहले तो आपको नो पॉवर्टी है। तीसरा आता है गुड हेल्थ एंड द वेल बींग, और 12वां आता है आपको कौन सा? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन। तो लिखा यह विषय संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, जो आपके मैंने बताया था कि अर्थ समिट हुई थी 2012, उसमें आपके जो कहते हैं एजेंडा 21 था, उसकी जगह इन्होंने ले ली थी। और इनको टारगेट क्या था पूरा करने का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपके 17 उन्हें पूरा करने का टारगेट क्या था? 2030, जो हाल ही में सुनने में आया था कि 2030 तक तो पूरे नहीं हो पाएंगे किसी भी हालत में। लिखा हुआ है कि, तो ये तो मैंने बता दिया आपको सारा। अगले, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपजाए जाने वाले भोजन को बढ़ावा देना और पारंपरिक फसलों, व्यंजन और संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए अपनी पाक परंपराओं को जीवित रखना है। वर्तमान में उत्पादित खाद्य पदार्थों का लगभग 1/3 भाग नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा हम अपने महासागरों, जंगलों और मिट्टी का उपयोग बड़े पैमाने पर अस्थिर तरीकों से कर रहे हैं। ऐसे में हमें इस बारे में अधिक सावधान रहने की जरूरत है कि हम उत्पादन या उत्पादकों के रूप में अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं और उपभोक्ताओं के रूप में किस तरह से अपने भोजन का चयन करते हैं। नेक्स्ट लिखा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसे यूनेस्को बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इस विषय पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये आपके कौन से हैं? ये आपके यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहला आता है नो पॉवर्टी, दूसरा आता है नो हंगर, तीसरा आता है गुड हेल्थ, चौथा आता है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा आता है जेंडर इक्वालिटी। तो मैंने बताया था ये तो होता है फीमेल के लिए। कौन सा? नीचे वाला जो है ना, ये वाला साइन, मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये साइन होता है फीमेल के लिए और ये वाला साइन होता है मेल के लिए, तो ये याद कर लेना। 6 पे आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 पे आता है क्लीन एनर्जी, 8 पे आता है गुड जॉब्स एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 पे आता है इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 पे आता है रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11वें पे आता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12 पे आता है आपका रीजनेबल कंजप्शन, 13 पे आता है आपका प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट द प्लानट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट द प्लानट। फिर 14 में एक्वेटिक लाइफ आती है और 15 में आपकी लैंड लाइफ आती है, तो लाइफ बिलो द वाटर एंड लाइफ ऑन द लैंड। 16 में पीस एंड जस्टिस आता है, 17 में आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स आते हैं। यूनेस्को की अगर बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे अजोले। फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और इसके जो फाउंडर कंट्री थी ज़्यादातर आपकी कौन सी थी? यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाता था। ब्राज़ील भी इसकी फाउंडिंग कंट्री में रहा है, टर्की भी रहा है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है, ये आपने याद रखना है। वही बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में देखने को मिलेगा। 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में फाउंड हुआ था। डायरेक्टर जनरल है क्यू डॉग, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर तो बताया रोम इटली में, ये याद रख लेना। और वर्ल्ड फूड डे का मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपकी क्या है? यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है जुनैटेंथ अमेरिका में अब राष्ट्रीय अवकाश, यानी कि जो आपका क्या नेशनल बोल सकते हैं आपका हॉलीडे होगा। जुनैटेंथ बोलते हैं 19 जून को, ठीक है ना, जो याद दिलाता है किसके? आपके अमेरिकन सिविल वॉर को, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में।
अच्छा, जो आपके अमेरिकन राष्ट्रपति हैं जो बाइडन ने जुलाई 10 राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस विधेयक पर हस्ताक्षर कर लिए। राष्ट्रपति बाइडन के हस्ताक्षर से यह कानून बन गया। यहाँ अमेरिकी गृह युद्ध के बाद दास्ता की समाप्ति के उपलक्ष्य में संघीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अवकाश है। सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किए गए जाने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 415-14 से कानून का समर्थन किया है। पहले ये सीनेट में पास हुआ, फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव जिसे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें लगभग 435 आपके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर बात की जाए किसकी, सीनेट दो होते हैं ना वहाँ पे, एक वहाँ की कांग्रेस में दो होते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है, एक सीनेट होती है, दूसरा आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो सीनेट में तो 100 होते हैं और ये फिक्स होते हैं, हर राज्य से 2 आते हैं, वहाँ पे 50 राज्य हैं, 50 से 2 आते हैं। जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने होते हैं आपके, 435 मेंबर्स होते हैं। अच्छा, आगे लिखा जॉर्ज फ्लॉयड, जो पिछली बार हुआ था ब्लैक लाइफ मैटर वाला जो आपका चला था इनिशिएट, जो जॉर्ज फ्लॉयड मरे थे जो आपके ब्लैक थे, कि हत्या की पृष्ठभूमि में पारित किया गया था, जिसने अमेरिका में नस्लवाद विरोधी प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। 1983 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस की स्थापना के बाद यह पहला नया संघीय अवकाश है। मार्टिन लूथर किंग को बोला जाता है, ये इन्फ्लुएंस थे काफ़ी ज़्यादा किससे, महात्मा गांधी से, ठीक है ना। वहीं और कौन थे महात्मा गांधी से, तो वो थे नेल्सन मंडेला, ये भी प्रभावित रहे। नेल्सन मंडेला आपने नाम सुना होगा, अश्वेतों के लिए काम किया साउथ अफ्रीका में, और मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेतों के लिए काम किया कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब इसे वर्तमान 10 वार्षिक छुट्टियों के समान मान्यता प्राप्त होगी, जिसमें स्मृति दिवस, वयोवृद्ध दिवस शामिल है। यह अमेरिका में गुलामी के अंत का राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला सबसे पुराना स्मारक है। 19 जून 1865, याद रखना, सिविल वॉर जो चली थी 1861 टू 1865 तक चली थी, को गृह युद्ध की समाप्ति के 2 महीने बाद विजय संघ की ओर से मेजर जनरल गार्डन ग्रेजर गैल्वेस्टन पहुंचे और अमेरिका में गुलाम लोगों को मुक्त करने का आदेश दिया था। आप जानते हैं कि ब्लैक्स के बोल सकते हैं राइट्स के लिए कौन लड़े थे, तो उनका नाम था अब्राहम लिंकन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट वर्ल्ड एवर सीन। तो इनका नाम जरूर याद रखना, ये लड़े थे सबसे पहले, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादातर जो आपको गुलामी देखने को मिलती थी वो आपका नॉर्थ साउथ आपका जो कहते हैं साउथ के जो राज्य थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वहाँ पे देखने को मिली थी। तो नॉर्थ वर्सेस साउथ देखने को मिलता है आपको उस टाइम पे। अच्छा, लिखा हुआ जुलाई 10 जून और द 19 का संयोजन है, जिससे हर साल 19 जून को मनाया जाता है। यह अमेरिका में गुलामी के अंत का राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला सबसे पुराना समारोह है। पहले से ही कई अमेरिकी राज्य औपचारिक रूप से औपचारिक अवकाश के रूप में इसे मान्यता दे चुके हैं। इस साल नाइक, उबर, ट्विटर और कई अन्य कंपनियों ने घोषणा की कि वे अपने कर्मचारियों को जुलाई 10 के लिए एक पेड डे ऑफ दे रहे हैं। तो ये आपका देखो अमेरिका, तो अमेरिका में एक तो रॉकी माउंटेन्स है जो दुनिया के दूसरे सबसे बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन्स है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है सबसे बड़ी कौन सी आपकी, तो वो तो आपकी कौन सी है, एंडीज है जो आपकी कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तो ये तो याद रहता है लोगों को रॉकीज़ कहाँ पे, पर ये याद रखना कि अपलेशियन माउंटेन्स भी यहीं पे आते हैं, ठीक है ना। ये किस तरफ है आपके, ये आपको ईस्ट की तरफ देखने को मिलेंगे। बात समझ में, यहीं पे आपकी ग्रेट लेक्स आ जाती है, जिसमें आपकी कौन सी है, सुपीरियर लेक आ जाती है, ह्यूरॉन आ जाती है, ईरी आ जाती है, और कौन कौन से, ह्यूरॉन, ईरी, और कौन कौन सी थी, सुपीरियर हो गई, ह्यूरॉन हो गई, ईरी हो गई, मिशिगन हो गई, और एक और थी ऑन्टेरियो, ये आपकी, ठीक है ना। SC मियो ऐसे याद कर रखा था शायद से मैंने, SC मियो ये था सुपीरियर, ठीक है ना। मिशिगन, ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, और कौन सी थी, एरी, SE मियो, एरे, ठीक है ना। और मिशिगन बोल दी मैंने, ह्यूरॉन भी बोल दी, और ये थी शायद से एरी थी, SE मियो है शायद से, एरी, ठीक है, सुपीरियर, एरी, मिशिगन, ह्यूरॉन और ऑन्टेरियो, ठीक है। अच्छा, आगे चलें तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये आपका रियो ग्रांडे, ठीक है, और ये लास वेगास हो गया, सॉल्ट लेक सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ये आपका सिएटल है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे किसके, कनाडा और इसके, और ये जो कनाडा और इसके बीच में जो बॉर्डर लगती है उसे 49 पैरेलल बोलते हैं, 49 डिग्री पे पैरेलल बोलते हैं, बिल्कुल सीधी है, उसके बाद आपकी ग्रेट लेक्स लग जाती हैं। अच्छा, और ये अटलांटिक ओशन इस तरफ है, नीचे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलेगा। एक और पार्ट है जो कनाडा के बगल में लगता है, उसका नाम है आपका कौन सा, अलास्का। तो ये भी पार्ट है किसका, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और कुछ है यहाँ पे बताने के लिए आपको, न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन DC कैपिटल है। चलो आगे चलते हैं, आप नेक्स्ट चलते हैं। जापान जल्द जारी करेगा वैक्सीन पासपोर्ट, तो लिखा हुआ है, तो ये आपके कौन है, योशिहिदे सुगा है। अच्छा, ये मैं बता दूँ जो बाइडन कौन है, तो वैसे तो आपने देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं आपके जो बाइडन, और ये आपकी कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है, ये आपने याद रखना है। और
ये शायद से आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, पर ये आपके योशिहिदे सुगा, ठीक है ना, नए प्रधानमंत्री बने थे, तो ये आपने याद रखना है। तो जापान जल्द जारी करेगा वैक्सीन पासपोर्ट, तो लिखा हुआ जापान जल्द ही जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने जा रहा है। इसके लिए जापान के नगर पालिकाओं को वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देने की बात कही जा रही है। अच्छा, आगे लिखा हुआ यह सर्टिफिकेट डिजिटल के बजाय पेपर बेस्ड होगा। जल्दी जारी करने के लिए पहले कागज द्वारा वैक्सीन प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, हालांकि बाद में इनके डिजिटल प्रारूप को जारी करने पर भी विचार किया जाएगा। पर्यटन को फिर से शुरू करने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यूरोपीय संघ डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहा है। वैक्सीन पासपोर्ट, जिसे इम्यूनिटी पासपोर्ट या इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के रूप में भी जाना जाता है, एक दस्तावेज है। यह प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि इसे लेने वाला व्यक्ति किसी कंटेजियस डिसीज से प्रतिरक्षित है या नहीं, या किसी क्लिनिकल के मेडिकल रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित टीकाकरण रिकॉर्ड या टीकाकरण प्रमाण पत्र से अलग होगा। इम्यूनिटी पासपोर्ट की अवधारणा ने कोविड-19 महामारी के दौरान महामारी को रोकने और तेजी से आर्थिक सुधार की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसे जारी करने का मुख्य कारण है कि इससे विदेश में पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं को फिर से शुरू किया जाएगा। ये आपका जापान है, मेनली ये आपका 4 जो मुख्य उसके आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और क्यूशु, इससे बना हुआ है। कई बार पूछा जाता है जो आपकी कैपिटल है टोक्यो वो किस में है, तो वो होन्शु आपका जो आइलैंड है वहाँ पर मौजूद है। इसके अगर ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ देखेंगे तो सी ऑफ जापान देखने को मिलते थे। ईस्ट सी बोला जाता है, वो किसके हिसाब से बोला जाता है, नॉर्थ कोरिया के हिसाब से बोला जाता है। नीचे की तरफ ईस्ट चाइना सी है, इधर की तरफ फिलीपीन सी मिलेगा, नीचे की तरफ यहीं पे आपको बोनिन आइलैंड्स मिले देखने को मिलेंगे, इस तरफ आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, ऊपर आपको सी ऑफ ओखोटस देखने को मिलेगा। तो ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ryukyu आइलैंड्स की एक सीरीज चलती है नीचे की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि जो आपका क्या होना है, ओलंपिक होना है अभी, टोक्यो ओलंपिक, वो आपका अगस्त में होना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि योशिहिदे सुगा ये किसके बाद बने, तो शिंजो आबे के बाद बने, ठीक है ना, आपके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ लिखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 जारी किया गया, इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। तो भारत की जो रैंक है वो 43 ही है। लिखा इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 जारी की गई है। भारत ने इस वर्ष इस सूचकांक में 43वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की गई है। 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड का स्थान कौन सा है, पहला। अच्छा, उसके दूसरे स्थान पर स्वीडन है, उसके बाद डेनमार्क है, जबकि चौथे पे नीदरलैंड है। अच्छा, आगे लिखा इसी सूची में सिंगापुर 5वें नंबर पर है, जो पिछले वर्ष इस सूची में पहले स्थान पर था, फिसल गया है। अच्छा, यूएई और यूएसए पिछले साल की तरह क्रमशः 9वें और 10वें नंबर पर है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशिया अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः सिंगापुर 5वें नंबर पर, हांगकांग 7वें नंबर पर, ताइवान आपका 8वें नंबर पर, चीन आपका 16वें नंबर पर है। ब्रिक्स देशों की बात करें तो भारत चीन 16 के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत के स्थान मैंने बता दिया 43rd है, और रूस 45वें, ब्राजील 57वें और दक्षिण अफ्रीका 62वें नंबर पर है। आईएमडी ने कहा है कि भारत ने पिछले 3 वर्षों में लगातार 1 से अपनी स्थिति बनाए रखी है, लेकिन इस साल सरकार की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट में पाया गया कि नवाचार, डिजिटलीकरण, कल्याणकारी लाभों और नेतृत्व में निवेश जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप सामाजिक एकजुटता ने देशों को संकट का बेहतर सामना करने में मदद की है। आईएमडी द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाने वाली यह रैंकिंग 4 कारकों आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचे की जांच करके 64 देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धा को मापती है। ये आपका पूरा देखो यूरोप है। यूरोप में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो बीच में ना ये देश है आपका स्विट्जरलैंड। उसके अलावा कौन कौन से थे, स्वीडन था, आई थिंक सो स्वीडन था, और कौन सा था, और नीदरलैंड था। नीदरलैंड यहाँ पर है आपका, नीदरलैंड यहाँ पे। और कौन सा देश था यार, स्वीडन था, नॉर्वे था शायद से, नॉर्वे या फिर स्वीडन, डेनमार्क ही आपका यहाँ पर है, डेनमार्क, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, ये फ्रांस देखो, ये स्पेन हो गया, स्पेन कैपिटल मैड्रिड, ये आपका पुर्तगाल हो गया लिस्बन, ये बे ऑफ बिस्के हो गया। यहाँ पर आपका कौन सा यूनाइटेड किंगडम है, कई बार बता दूंगा, ये फ्रांस हो गया। फ्रांस के बाद यहाँ पे देखेंगे बेल्जियम है, बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स है, ऊपर जाएंगे नीदरलैंड है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे अभी, इसी को देख लेते हैं। जर्मनी हो गया, जर्मनी कैपिटल बर्लिन है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, कैपिटल बर्न है। यहाँ पे जाएंगे इटली, इटली कैपिटल रोम है। और बगल में जाएंगे तो ये आपके कौन सी कंट्री लग जाती हैं, ये आपकी लग जाती हैं, एक होती है आपकी कौन सी, ये आपकी बाल्कन नेशंस है, इधर जो लगते हैं बाल्कन नेशन है, बाल्टिक नेशन ऊपर की तरफ है, 3 आते हैं, जिसमें आपका ये 3 कंट्रीज आती हैं बाल्टिक नेशन में। यहाँ पे क्योंकि बाल्टिक सी है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाती है, एस्टोनिया, लातविया और ल्यूथेनिया। बाकी जो इस तरफ है ये आपके बाल्कन नेशंस होते हैं, जैसे इसमें बोस्निया हर्जेगोविना आ गया आपका बोल सकते हैं ऑस्ट्रिया कैपिटल का है आपकी, तो ये याद रखना वियना है। ये चेक रिपब्लिक है, पराग्वे की कैपिटल है। और पोलैंड की वार्सो है, यहाँ पे रोमानिया है, रोमानिया कैपिटल का है बुखारेस्ट, बुल्गारिया कैपिटल सोफिया।
और ये ग्रीस है, ग्रीस की कैपिटल क्या है एथेंस। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा कौन सा, नॉर्थ मैसेडोनिया जिसकी कैपिटल है स्कॉपजे। अलग अलग देश हैं, याद कर सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट न्यूज़ आती है 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शुरू किए गए। तो लिखा हुआ है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता SJE मंत्रालय ने देश भर में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शुरू किए। इस सेंटर को जोखिम वाले या निःशक्त बच्चों और शिशुओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि प्रारंभिक बचपन के समय यानी 0 से 6 वर्ष तक मानव के मस्तिष्क के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है। यह प्रारंभिक हस्तक्षेप शिशुओं और छोटे बच्चों को जोखिम से या विकलांगता से बचने या विकासात्मक देरी के लिए विशेष सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। प्रायोगिक तौर पर शुरू किए गए केंद्रों के माध्यम से आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कवर किया गया है। केंद्रों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं में बच्चों की स्क्रीनिंग और उचित पुनर्वास देखभाल के लिए रेफरल शामिल है। इसके साथ ही इसमें व्यावसायिक चिकित्सा, माता पिता परामर्श और प्रशिक्षण और सहकर्मी परामर्श आदि शामिल किए गए हैं। अच्छा जी, सॉरी, जो आपके कौन है, आपके मिल्खा सिंह है, फ्लाइंग सिख जिन्हें बोला जाता है, वो उनकी मौत हो चुकी है। ये इनका स्टैचू है, ठीक है ना, मैडम तुसाद में, तो ये आप याद कर सकते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का कोविड-19 से एक लंबी लड़ाई के बाद कल देर रात निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि इन पे एक मूवी बनी है मिल्खा सिंह नाम जो था भाग मिल्खा भाग नाम से, जिसमें आपके एक्टर थे कौन, आपके फरहान अख्तर, ठीक है ना, तो उनका नाम जरूर याद रखना। डायरेक्टर का नाम याद होगा मुझे, ओम प्रकाश मेहरा शायद से आपके डायरेक्टर, 2013 की मूवी है। तो लिखा हुआ बता दें कि बीते दिनों इनकी पत्नी निर्मल कौर का भी कोरोना से निधन हो गया था, 5 दिन पहले ही हुआ था। निर्मल कौर भारत की पूर्व वॉलीबॉल कप्तान थी। मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भी कार्यरत थे और उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला खेल सुपरस्टार कहा जाता था। मिल्खा सिंह ने 1958 में टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 1958 में यूके के कार्डिफ में आयोजित तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में 400 मीटर रेस के क्या थे, याद रखना, ये धावक थे 400 मीटर के। कंफ्यूज मत हो जाना, इनसे गारंटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि या फ्लाइंग सिख किसे बोला जाता है, या पूछ लिया जाएगा कि जो मिल्खा सिंह थे वो कौन सी रेस आपका क्या करते थे, बोल सकते कंपटीशन किस रेस में होता था, किस कैटेगरी में होता था, तो 400 मीटर में होता था। ये एशियाई खेलों में 4 बार के स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं। इन्होंने 1956 और 1964 के ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आप पिक्चर देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। चौथे नंबर पे रहे थे शायद से जब 1964 का हुआ था, आई थिंक सो। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में हालांकि ये कोई पदक नहीं जीते थे, लेकिन 400 मीटर रेस में इनकी टाइमिंग 38 वर्षों तक एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रही, जिससे परमजीत सिंह ने 1998 में तोड़ा था। 1959 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी गिनती एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में की जाती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने लाहौर में एक अंतर्राष्ट्रीय दौड़ के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल खालिद को पछाड़ने के बाद इन्हें फ्लाइंग सिख उपनाम से नवाजा था। गौरतलब है कि भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह इनके क्या बेटे हैं। 2013 में आई पुस्तक थी द रेस ऑफ द माई लाइफ, गारंटेड ये पूछी जाएगी। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये आप गारंटी से मान के चलो, ये पूछी जाएगी। ये मिल्खा सिंह की क्या आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है, और इनसे फरहान अख्तर अभिनीत पिक्चर थी भाग मिल्खा भाग, भी उसी टाइम पे आई थी। तो रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी और भाग मिल्खा भाग, इनसे रिलेटेड की आपकी पिक्चर है। नेक्स्ट आता है भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल इन यूनावॉर अच्छा इसे कैसे पढ़ेंगे यार, इन IN मतलब इंडिया, EU यूरोपियन यूनियन, NAVFOR, तो ऐसा पढ़ लूंगा मैं, NEU NAVFOR अभ्यास। तो लिखा भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया। 18 से 19 जून 2021 को हो रहे इस अभ्यास में 4 नौसेनाओं के कुल 5 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। युद्धपोतों में इटली नौसेना जहाज ITS कैराबिनेरे, स्पेनिश नौसेना जहाज ESPS नेवोरा और 2 फ्रांसीसी नौसेना जहाज FS टोनेरे और FS सोरकुर्फे शामिल है। इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से जहाज त्रिकंद ने भाग लिया है। युद्धपोतों में इटली नौसेना जहाज ITS, ये तो सही बता दिया। आगे लिखा हुआ 2 दिवसीय इस ड्रिल का मकसद आपसी ऑपरेशनल क्षमताओं में सुधार करना और अहम जलमार्गों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस संयुक्त नौसेना ड्रिल को NEU NAVFOR नाम दिया गया है। यह नौसैनिक अभ्यास अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ अदन में संपन्न किया जाएगा। लिखा हुआ भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल बहरीन में सालाना आयोजित शेयर्ड अवेयरनेस एंड द डी कॉन्फ्लेशंस बैठकों के जरिए नियमित तौर पर संपर्क भी करते हैं। अच्छा, गल्फ ऑफ अदन जो है ना आपका, गल्फ ऑफ अदन आपको देखने को मिलेगा, ये इस तरफ जाएंगे जब आप क्या बोलते हैं आपका ईरान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक तो पर्शियन गल्फ देखने को मिलती है, पर्शियन गल्फ अंदर की तरफ है,
और गल्फ ऑफ अदन बाहर की तरफ है। अभी मैं शायद से मैप, गल्फ ऑफ अदन अच्छा होगा तो मैं दिखा दूंगा अभी आपको है। और इनके बीच में आपका लगता है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो मैं पीछे शायद से मैप होगा तो वहाँ पे दिखा दूंगा कहीं पे। तो यह जुड़ाव इंडिया और या यूनेफोर के बीच तालमेल, समन्वय और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ते लेवल्स को दर्शाता है। नहीं ला रखा, नहीं ला रखा, मैप आया था इससे पहले कहीं पे। चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसा है, देखो यहाँ पर आता है भारत, तो भारत का ये लगता है ना आपका, ये ऐसा गुजरात लगता है ऐसे, तो ये आपका क्या अरब सी, ये अरब सी आ जाता है, अरेबियन सी जिसे बोलते हैं। और जब आप इस तरफ जाते हो तो इस तरफ पाकिस्तान वगैरह लगता है, और फिर इस तरफ अफगानिस्तान वगैरह लगता है, और फिर इस तरीके से आता है नीचे की तरफ, ठीक है ना। और इस तरीके से ऊपर जाता है फिर ऐसे, और नीचे से आपका क्या लग जाता है, अफ्रीका लग जाता है, ठीक है ना, अफ्रीका लग जाता है। और यहाँ से एक रास्ता इस तरीके से जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका गल्फ है ना, गल्फ इस तरीके से आता है, ऐसा ऐसा लग जाता है गल्फ, और ये नीचे आपका अफ्रीका लग जाता है। मान लो ये अफ्रीका है, ये गल्फ है, तो यहाँ पे तो आपका कौन सा है, बाबल मंडेव लगती है, और ये आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ अदन है, ठीक है ना। और ये आप याद कर सकते हैं, ठीक, गल्फ ऑफ अदन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहीं पे, यहाँ पे आपका बाबल मंडेव है, ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ईरान है, तो इसे पर्शियन गल्फ भी बोला जाता है यहाँ पे। और कुछ भूला मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो ओमान है, तो गल्फ ऑफ ओमान नीचे की तरफ है, तो ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे क्या है, रेड सी है। यहीं पे आपका क्या लगता है, आपका जो बोल सकते हैं इजिप्ट का स्वेज कैनाल, यहाँ पे लगता है। रेड सी को आपका किससे कनेक्ट करना, ओमान से, गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करने के लिए आपका कौन सा है, बाबल मंडेव। और गल्फ ऑफ अदन को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करने के लिए आपका कौन सा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। नेक्स्ट चलते हैं, एंटोनियो गुटेरेस फिर से चुने गए यूएन महासचिव। इंपॉर्टेंट है, फिर से इनका नाम पूछा जाएगा देखो किसी पेपर में। तो लिखा हुआ है एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव। जानते हैं आप कहाँ से आते हैं, ये पुर्तगाल से आते हैं। पुर्तगाल के पहले कह रहे हैं हेड ऑफ स्टेट भी रहे, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में लगातार 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। उनका वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। भारत ने इन्हीं को सपोर्ट किया है, ठीक है ना, जो आपकी क्या थी इलेक्शन में। इस संदर्भ में कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वॉल्कर वॉस्कर ने घोषणा की। इसके बाद वॉस्कर ने 72 वर्षीय गुटेरेस को पद की शपथ दिलाई। एंटोनियो गुटेरेस का नया कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक होगा। इससे पूर्व 8 जून को 15 सदस्यीय परिषद की बैठक में महासचिव के पद के लिए सर्वसम्मति से गुटेरेस के नाम पर प्रस्ताव रखा गया। भारत ने दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए इस प्रस्ताव को अपनाने का स्वागत किया है। गुटेरेस पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बताया था, हेड ऑफ स्टेट रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जून 2005 से लेकर 2015 तक 1 दशक तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजीज, इसमें भी काम किया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 9वें सचिव है, ये याद रखना। इनसे पहले बान की मून थे। गौरतलब है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसके महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। प्रत्येक महासचिव के पास दूसरे कार्यकाल का विकल्प होता है यदि वह सदस्य राष्ट्रों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर लेता है। अच्छा, जेनेसिस देख लेते हैं। तो स्टैब्लिश टू रिप्लेस द फ्लू लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन 1990 में बना था, तो उसी की जगह ली थी किसने, यूनाइटेड नेशन ने। ये यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन 1945 में आपका बन गया था। ये वर्ड जो कॉइन किया था, ये क्या था, आपके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशन। ऑफिशियली केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन द 24 अक्टूबर 1945 को। ये आपका यूएन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ये भी याद कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है फंक्शन देखेंगे, जनरल असेंबली जो फर्स्ट ऑर्गन आता है, तो लिखा हुआ है टू ओवरसी द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अपॉइंट द नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में आप जानते हैं ना, 5 तो आपके P5 होते हैं, परमानेंट होते हैं, जिसमें आपका चाइना आ जाता है, यूएसए आ जाता है, यूके आ जाता है, आपका नहीं सर, जापान नहीं, आपका यूएस आ जाता है, आपका कौन सा आ जाता है, एक फ्रांस आ जाता है, और एक रशिया आ जाता है। ये आपके P5 है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, और 10 आपके कौन होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, ये 2 साल के लिए बनते हैं आपके। और भारत भी अभी क्या है, आपका नॉन परमानेंट मेंबर है किसका, सिक्योरिटी काउंसिल का। मेक रिकमेंडेशन इन द फॉर्म ऑफ द जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। कंपोजिशन क्या है, मेड अप द एवरी कंट्री इन द यूनाइटेड नेशन। हेड क्या है, तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वर्किंग देख लेना यार। अच्छा, यूएन का ऑर्गन, तो ऑर्गन कौन था, सिक्योरिटी काउंसिल है। टोटल कितने, 5 ना, मैं 6 भूल गया था यार शायद से गलती से। 5 मेजर ऑर्गन्स हैं। पिछली वाली वीडियो मैंने 6 बोल दिया था गलती से, 5 है, 5, ठीक है ना, वो गलती सुधार लेना आप लोग। तो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये पेपर पूछा गया था कि कौन सा भाग नहीं है किसका, यूएन का। आपको ऑप्शन दिए गए थे,
तो एक ऑप्शन क्या था, गलत था उसमें से। तो सिक्योरिटी काउंसिल याद रखना, पूछा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट आ गया, इकोसॉक आ गया आपका, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आ गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया, आईसीजे आ गया। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक था, एक शायद से यही दे रखा था, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टेड काउंसिल, इसलिए मैंने शायद से 6 बोल दी। ये अभी कैसा इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। जनरल असेंबली ये तो हो गया। ये आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें परमानेंट 5 यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना है, और 10 क्या होते हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अच्छा, आगे चलें तो इकोनॉमिक, ये इकोसॉक है, इसका भी मेंबर कितने टोटल 54 है, वही 1945 में बना था। अच्छा, नेक्स्ट चलते सेक्रेटरीट्स की बात करें तो इसमें कुछ खास नहीं है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर आपको द हैग में देखने को, बाकी जितने भी है ना, बाकी जितने भी ऑर्गन है उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। बस आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर आपका क्या है, हैग में। एक कंडीशन बताता हूँ, इसमें टोटल आपके 15 जजेस होते हैं। कितने होते हैं? और भारत की तरफ से जो है वो है दलबीर भंडारी, भारत की तरफ से नहीं पर दलबीर भंडारी है। जज किसी देश का नहीं होता, जज तो क्या होता है, न्याय करता है। तो दलबीर भंडारी यहाँ पर है, और आई थिंक मोहम्मद यूसुफ अभी कौन है, चीफ जस्टिस है, ठीक है ना, ये चीफ जस्टिस है। और इनका जो कार्यकाल होता है मैं बता दूं, ये 15 जजों का जो कार्यकाल होता है 9 साल के लिए होता है। और शायद से 1/3 आपके क्या होता है, हर 3 साल में चेंज होता है, हर 3 साल में 3-3, 9 साल के लिए 15 जजेस का 1/5 होता है शायद से। 15 में से 5, 15 ना, 15/5, 15/3, 5 नहीं, ठीक है, 1/3 बिल्कुल सही। 1/3 कितने होंगे, 5 ना। तो हर 3 साल में क्या होते हैं आपके, चेंज होते हैं, 5-5-5, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। जुडिक्शन वर्ल्ड वाइड है, 192 देश इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ठीक है। एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कौन, देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ इसी के अंतर्गत। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ आपका, इसका वही है आपका, कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। यूनेस्को आपका पेरिस फ्रांस में, यूनिसेफ आपका तो ये न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड बैंक का देखेंगे तो ये आपको वाशिंगटन डीसी में, डब्ल्यूएचओ को बोलेंगे तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये इसके क्या आपके एजेंसीज हैं, पर ऑर्गन कितने, 5 ही हैं, बता देना। सेक्रेटरीट हो गया, इकोसॉक हो गया आपका, जनरल असेंबली हो गया, सेक्रेटरीट्स हो गया, और आपका सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, लिखा हुआ है पोस्ट कोविड पर्यटन की रणनीतियां। तो लिखा हुआ है कोविड महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 3 मसौदा रणनीतियां जारी की हैं। भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। आगे लिखा, मसौदा में कहा गया है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में से पलायन में कमी, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास में मदद मिलेगी। पर्यटन के लिहाज से भारत को चिकित्सा उपचार के लिए सुलभ और किफायती गंतव्य डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करना भी इस मसौदे का एक लक्ष्य है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच, संबंधित सुविधाओं और नवीनतम स्वास्थ्य तकनीक की उपलब्धता, न्यूनतम प्रतीक्षा समय आदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन के मुख्य बिंदु होंगे। भारत सरकार ने MVT मेडिकल वैल्यू ट्रेवल और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन की अपार संभावनाओं को पहचाना और इस पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह देश के विकास में तेजी लाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की उद्देश्य पूर्ति में भी सहायक होगा। पर्यटन मंत्रालय ने माइस मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड द एग्जीबिशंस के संबंध में भी भारत को सक्षम गंतव्य डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का मसौदा प्रस्तावित किया है। माइस को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक मुख्य योगदानकर्ता के रूप में पहचान दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपकी इंडियन सर्टिफिकेशन फॉर द मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है। तो इसकी एक स्कीम लॉन्च हुई है। तो लिखा हुआ है आपके इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस प्लस स्कीम लॉन्च की गई। इसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI और एसोसिएशन ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस AIMED द्वारा लॉन्च किया गया। ICMED योजना को 2016 में चिकित्सा उपकरणों के प्रमाणन के लिए लॉन्च किया गया था। वर्तमान ICMED 13485 प्लस योजना को डिजिटल तरीके से शुरू किया गया है। यह योजना चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का सत्यापन करेगी। यह योजना भारत में चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र के लिए एक एंड टू एंड क्वालिटी इंश्योरेंस या एश्योरेंस योजना होगी। यह उत्पाद की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराती है। यह दुनिया भर में पहली ऐसी योजना है जिसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और उत्पाद प्रमाणन मानकों को नियामक आवश्यकताओं के साथ एकीकृत किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि योजना नकली उत्पादों और नकली प्रमाणीकरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए खरीद एजेंसियों की सहायता करेगी। यह घटिया चिकित्सा उत्पादों और खराब उपकरणों के प्रचलन और उपयोग को भी समाप्त करने में सहायता करेगी। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, लिखा विशालकाय गेंडे का 26 मिलियन। 26 मिलियन का मतलब आप जानते हैं कि लगभग 26 मिलियन मान के चलो, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, 20 मिलियन में 2 करोड़ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, लगभग 2.6 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है, फॉसिल्स बोलते हैं। तो लिखा हुआ है कम्युनिकेशन बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार चीन के उत्तर पूर्वी प्रांत गांशू में
एक जीवाश्म पाया गया। इस जीवाश्म से विलुप्त हो चुके गेंडे की एक विशाल प्रजाति का संकेत मिलता है जो लगभग 26 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ निवास करते थे। लिंजिया घाटी जो दिखा दूंगा अभी मैप में आपको, तो गांसू जो आपका प्रोविंस है चाइना में, वहाँ पे देखने को मिला है। ये पूछा जा सकता है लिंजिया बेसिन कहाँ पे, याद कर लेना कि लाल भूरे रंग के बलुआ पत्थर में पाई गई एक खोपड़ी और 2 कशेरुकी से पृथ्वी के कुछ सबसे बड़े स्तनपायी प्राचीन गेंडे की उपस्थिति का संकेत मिला है। शोध में कहा गया है कि इस विशालकाय गेंडे का जीवाश्म सुदूर पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र तक फैला हुआ है। इससे यह पता चलता है कि उस समय तिब्बत एक पठार के रूप में विकसित नहीं हुआ था, जिससे इस स्तनपायी प्राणियों को पूरे क्षेत्र में सहज आवागमन स्वाभाविक था। नई खोजी गई इस प्रजाति या प्राचीन गेंडे की प्रजाति को पैरासेराथेरियम लिंजियंस उसी जगह जो आपका लिंजियान जो आपका बेसिन्स है उसके नाम पे रखा गया है। लंबी गर्दन और बिना सींग के इस प्राचीन गेंडे का वजन लगभग कितना था, 20 टन के आसपास था। टन की बात करूं तो 1 टन में आपका कितना होता है, 1000 केजी होता है, ठीक है ना। तो 20 की बात करेंगे तो लगभग कितना था, 20,000 केजी का वजन था इसका। ये देख लीजिए, ये तो इंडिया इधर नीचे, ये हिमालय रेंज आ गई आपकी, और ये आ गया आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका कौन सा ज्ञानसू प्रोविंस है, और यहीं पे देखो ये लिंजिया आपका बेसिन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ईरान के नए राष्ट्रपति बने, तो पेपर में आने के चांसेस इसके भी हैं। तो इब्राहिम रईसी नए राष्ट्रपति बने, तो लिखा हुआ ईरान के कट्टरपंथी नेता और न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोहसिन रेजाई को भारी मतों से हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। ये आपके क्या वहाँ के एक जज थे, वहाँ की जो कोर्ट है, तो याद रखना एक कौन है, एक न्यायवादी है ये। मतगणना पूर्ण होने से पहले कि राष्ट्रपति चुनाव के अन्य 3 उम्मीदवारों द्वारा हार स्वीकार जाने और आंकड़ों को देखते हुए उन्हें ईरान का 8वां राष्ट्रपति मान लिया गया है। पर याद रखना वहाँ पे राष्ट्रपति से ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो है अभी कौन, अयातुल्ला खमीनी, जिन्हें सुप्रीम लीडर बोला जाता है। लिखा हुआ उदारवादी माने जाने वाले निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी का स्थान लेंगे। 90% मतों की गणना पूरी होने तक रईसी कुल 28.6 मिलियन मतों के साथ 17.8 मिलियन मत प्राप्त कर चुके थे इनमें से। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कट्टरपंथी नेता और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के पूर्व कमांडर इन चीफ मोहसिन रजाई 3.3 मिलियन मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रपति चुनाव के एकमात्र उदारवादी उम्मीदवार और सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख अब्दुल नासिर हैबत्ती ने 2.4 मिलियन मतों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रईसी के राष्ट्रपति बनने के से अब ईरान की प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ सभी सरकारी हथियारों तक कट्टरपंथियों की पहुंच आसान हो जाएगी। इब्राहिम रईसी को ईरान के सबसे बड़े पद सुप्रीम लीडर का भी दावेदार माना जा रहा है। आगे जाके वो सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। अभी कौन है, अयातुल्ला अल खमेनी है। लिखा हुआ है 82 वर्षीय, देखो ये आपके अयातुल्ला अली खमेनी ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर हैं। वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव में रईसी को सुप्रीम लीडर का समर्थन प्राप्त था, जिससे उनकी जीत और आसान हो गई थी। मतलब इनका सपोर्ट किसको था, उन्हीं को था, रईसी को। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आपका ईरान है, तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ ओमान हो गया। ओहो गड़बड़ कर गया मैं गल्फ ऑफ अदन बोल गया ना, गल्फ ऑफ अदन, सॉरी यार पूरा गड़बड़ हो गया। कहाँ पे था ये, मैंने कहाँ पे बनाया था। अच्छा हाँ यहाँ पे था ना, तो ऊपर की तरफ कौन सा था, गल्फ ऑफ ओमान ऊपर की तरफ है यार, यही होता है गड़बड़। गल्फ ऑफ ओमान ऊपर की तरफ है, ये गल्फ ऑफ अदन नीचे की तरफ है, बस बाकी सब सही है। तो यहाँ पे सही कर देना, गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, बीच में आपका क्या स्ट्रेट हार्मूज है, और यहाँ पे आपका क्या है, गल्फ ऑफ अदन नीचे की तरफ है, और यहाँ पे आपका रेड सी है, और बीच में आपका क्या है, बाब अल मंडेब है, आपकी स्ट्रीट है। चलिए आगे चलते हैं। मैप देख ले चलो। तो ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, बीच में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हो गया, और पर्शियन गल्फ है। ये आपका देखो ये गल्फ लग जाता है, तो गल्फ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कुछ गल्फ आता है। तो ऊपर की तरफ मैं बताया, नीचे की तरफ मैं बता देता हूँ फिर से। गल्फ ऑफ अदन है इधर की तरफ, फिर बीच में जो आता है ना आपका, बीच में आता है बाब अल मंडेब स्ट्रीट है, और इस तरफ आ जाता है आपका कौन सा, रेड सी, फिर आ जाता है रेड सी। तो रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से कनेक्ट करता है कौन आपका, बोल सकते हैं बाब अल मंडेब स्ट्रीट, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को किससे, गल्फ ऑफ ओमान से। ये आपका ईरान है, और यहाँ पे ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यहाँ के बगल में देखेंगे इराक, बगल में टर्की, अजरबैजान, ऊपर से यहाँ पे कैस्पियन सी है, और इस तरफ तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान इससे बॉर्डर लगाते हैं, नीचे से पाकिस्तान में बॉर्डर लगाता है। ईरान में जो आपने याद रखनी, एक तो एल्ब्रूज माउंटेन रेंज याद करनी है आपने, दूसरा आपने जागराउस माउंटेन रेंज याद करनी है।
ठीक है ना। यहाँ पे एक आपका क्या है, कुछ आपके जैसे बोल सकते हैं आपके क्या है, रेगिस्तान है, एक का नाम है दस्ते काविर और दस्ते लूट, इन दोनों का नाम भी याद रख देना। एक यहाँ पे बंदरगाह जिसका नाम है बंदर अब्बास, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी भारत के लिहाज से भी, ठीक है ना, तो ये आप याद कर लेना। और कुछ है यहाँ पे बताने लायक नहीं, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों के लिए स्पेशल कॉल जारी हुई, तो लिखा हुआ है जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक स्पेशल कॉल जारी किया है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों की स्थानीय समस्याओं को समझाना और उन समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान प्रदान करना है। यह विशेष सुविधा डीबीटी के कार्यक्रम बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क बायोटेक किसान के हिस्से के रूप में प्रदान की जाएगी। बायोटेक किसान कृषि नवाचार के लिए 2017 में शुरू की गई एक योजना थी। इसका उद्देश्य कृषि से संबंधित नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं को किसानों से जोड़ना था। इस योजना के तहत अब तक देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में 146 बायोटेक किसान हब स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें 110 आकांक्षी जिलों को भी कवर किया गया। इस योजना ने अब तक 2 लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि करके लाभान्वित किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और इसके 70% कार्यबल कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में आजीविका प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र देश के खाद्यान्न का केवल 1.5% उत्पादन करता है। बता दें कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में बात की जा रही थी, तो ये आपका चिकन नेक्स होता है। यहाँ पे आपका देखो ये 7 सिस्टर आ जाते हैं, सिक्किम हो गया, बीच में बिल्कुल आसाम फैला हुआ है, ऊपर इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर नीचे इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये आप याद कर सकते हैं। इस तरफ आपका बांग्लादेश लगता है। और कैपिटल का है तो अरुणाचल प्रदेश की कहाँ आपकी ईटानगर, लिख देता हूँ ईटानगर। नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की आपकी इम्फाल है, मिजोरम की आपकी ठीक है आइजोल है, ठीक है ना आइजोल, त्रिपुरा की आपकी अगरतला है, असम की आपकी दिसपुर है, मेघालय की आपकी शिलोंग है, और सिक्किम की बात करेंगे तो गंगटोक है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे आपका भूटान है, इस तरफ आपका नेपाल है, नीचे इधर बांग्लादेश है, इस तरफ आपका चाइना है, इस तरफ म्यांमार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो लिखा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। 18 वर्षों से निक्सी भारतीय इंटरनेट इकोसिस्टम में योगदान दे रहा है। निक्सी देश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज है जो भारत के भीतर इंटरनेट ट्रैफिक के प्रभावी और कुशल रूटिंग, पियरिंग, ट्रांजिट और एक्सचेंज का प्रसार करता है। 18 साल पूरे करने के अवसर पर भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पदचिन्हों का विस्तार पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार होता है जब आपका, एक होता है सेमिनार होता है ना, तो वेबिनार होता है जब आप नेट के थ्रू करते हैं, वर्चुअली करते हैं। इस वेबिनार का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द आईटी मंत्रालय द्वारा किया गया। निक्सी एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिटेबल है। निक्सी निम्न गतिविधियों के माध्यम से इंटरनेट की बुनियादी अवसंरचना तक भारत के नागरिकों की पहुंच स्थापित करने के लिए वर्ष 2003 से काम कर रही है। इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, डेटा केंद्रों और सामग्री वितरण नेटवर्क के बीच इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान करना। जो .in होता है ना, .in आपका इंडिया के लिए आता है, रजिस्ट्री .in कंट्री कोड डोमेन और .भारत IDN अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नेम का पंजीकरण प्रबंधन का संचालन करना। इंटरनेट नाम और संख्या IRINN के लिए भारतीय रजिस्ट्री, इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 IPv6 का प्रबंधन और संचालन करना इसका काम है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि असम में मंदिर कछुओं के संरक्षण के लिए विजन दस्तावेज। एक तो मैंने मिशन ओलिविया बताया, तो वो ऑलिव रेडली टर्टल्स के लिए कहाँ पे, उड़ीसा में। एक असम के लिए भी किया जा रहा है। तो लिखा हुआ असम के एक प्रमुख मंदिर हाईग्रीव माधव मंदिर ने 2 ग्रीन NGO, राज्य चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन और जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत मीठे पानी के दुर्लभ ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुओं, याद रखना है जिसे बोलते हैं आपका निल्सोन या निग्रिकांस, का दीर्घकालिक संरक्षण किया जाएगा। इससे जुड़ा एक विजन डॉक्यूमेंट 2030 भी जारी किया गया है। इस तरीके से दिखता है आपका। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र में देखे जाने से पहले तक काले सॉफ्ट सेल कछुओं को एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड माना जाता था, जो आपकी सेकंड कैटेगरी मानी जाती है ना। एक नहीं होता EW कैटेगरी, EW एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और एक होती EX जो आपकी एक्सटिंक्ट होती है, मतलब ये खत्म ही हो चुके अब तक। और केवल पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में मंदिरों के तालाबों में इन्हें देखा जा सकता था। इन कछुओं के बड़े आकार के चलते पारंपरिक रूप से मांस और शरीर के अन्य हिस्सों के कारोबार के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता था।
गौरतलब है कि असम में कई मंदिर कछुओं की विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों को तालाबों में आश्रय देते हैं। क्योंकि इन तालाबों में कछुओं का संरक्षण केवल धार्मिक आधार पर किया जाता है, ऐसे में इनकी जीव संख्या वृद्धि के लिए कई जैविक आवश्यकताओं की भी अनदेखी होती जा रही है। ऐसे में असम के मंदिरों का इन कछुओं के संरक्षण कार्यक्रम में जुड़ाव आने वाले समय में इन जीवों की आबादी में वृद्धि करने में मदद करेगा। आयुष्मान ने 2021 में ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुओं को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया था। क्रिटिकली इंडेंजर्ड को शायद से CR से दिखाते हैं, ठीक है ना, और इंडेंजर्ड को EN से दिखाते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, असम का पोवितुरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी इन कछुओं के संरक्षण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका असम है, ऊपर मैंने बता दिया, ये देखो भूटान लग रहा है, ऊपर इधर चाइना, ये अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, नीचे मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पे आपका बांग्लादेश लग जाता है, यहाँ पे मेघालय। तो यहाँ पर आपकी कई सारी, जैसे मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो मिकिर हिल्स हो गई और रेंगमा हिल्स इंपॉर्टेंट है। ये अपर आसाम वैले है, ये डिब्रूगढ़ प्लेन है, ये सदिया बेसिन है, जो आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, सदिया डोला सदिया ब्रिज, अरुणाचल का डोला और सदिया आसाम का कनेक्ट होता है। तो आसाम वैली हो गया, लोअर आसाम वैली हो गया यहाँ पे, ये साउथ ब्रह्मपुत्र हिल्स हो गई आपकी, नीचे काचर प्लान्स हो गए, बराली रेंज हो गई, नॉर्थ चाचर हिल्स हो गई। तो ये आप याद कर सकते हैं, इस तरफ म्यांमार की बॉर्डर लगती है। बात करें अगर देखो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार 26 जनवरी 1950 को बन गया था, स्टेटहुड मिल गया था, कैपिटल दिसपुर है, सबसे बड़ा जो सिटी है गुवाहाटी है, 33 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। गवर्नर जगदीश मुखी है और चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा है बीजेपी के। यूनिक कैपिटल सिस्टम है, 126 सीटें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 7 सीटें देता है, लोकसभा के लिए 14 सीटें यहाँ से जाती हैं। हाई कोर्ट यहाँ का गुवाहाटी हाई कोर्ट में, मतलब गुवाहाटी में, गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। एम्बलम देखेंगे तो सील ऑफ द आसाम ये देखने को मिलेगी। डांस यहाँ का बिहू डांस, आप जानते हैं 3 तरीके के बिहू होते हैं। मैमल की अगर बात करेंगे, जो आपका पशु है 1 हॉर्न राइनोसोरस है यहाँ का, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। बर्ड्स की अगर बात करें तो वाइट विंग वुड डक यहाँ का आपका क्या है, राष्ट्रीय आपका राज्य पशु है। फ्लावर की बात करेंगे तो राइनोकॉटिस रेट्यूसा हो गया। ट्री की बात करें तो आपका कौन सा, डिप्टोकार्पस मैक्रोकार्पस हो गया। ड्रिंक की अगर बात करें आसाम टी यहाँ की इंपॉर्टेंट है। रिवर की अगर बात करें ब्रह्मपुत्र, और कॉस्ट्यूम्स की बात करें सूर्य पंजाबी अंदर गरनौसा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये तो पढ़ लेंगे ना, मेखला चाडोस फॉर द वोमेन। तो जैसे ड्रिंक के लिए आसाम टी है, तो आसाम सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, चाय का। पर अगर मैं किसकी बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, तो वो कौन सा आ जाता है आपका, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है वेस्ट बंगाल में आपका दार्जिलिंग। ये आपने याद रखना है। तो ये था आपका पार्ट 2। होप कि आपको पसंद आएगा। तो मैं PDF आपका टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है। सब्सक्राइब करते ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करते ही आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो आपको मिलती रहे। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।